हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल अकेडमी। इंडिया और कनाडा के बीच चल रही टसल, जिसे लगभग एक से ज़्यादा साल हो चुका है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिसेंटली कनाडा की एक कमीशन ने इंडिया के ऊपर अगेन एलिगेशन लगाया है कि इंडिया कनाडा के इलेक्शंस के अंदर मेडल या इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो ऑलरेडी खराब रिलेशंस हैं उनके खराब होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इस पर बात ना करते हुए हम इस पर बात करेंगे कि इंडिया ने किस तरीके से रिएक्ट किया है इस रिपोर्ट को लेकर, और ऊपर से जो ऑलरेडी आपको डिसमेंटल्ड रिलेशंस दिखते हैं, ये और ज़्यादा किस तरीके से खराब होते हुए दिख सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। रिपोर्ट आई है, किसने रिपोर्ट दी है? रिपोर्ट सबमिट की गई है फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन द्वारा, जिसने इंडिया को एक्यूज किया है सेकंड मोस्ट एक्टिव कंट्री की तरह जो इलेक्टोरल फॉरेन इंटरफेरेंस में इन्वॉल्व है कनाडा के अंदर। सबसे पहली कंट्री किसका नाम दिया गया है? चाइना का नाम। मतलब अकॉर्डिंग टू फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन जो 2023 में बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि कनाडा के इंटरनल मैटर्स में कौन कौन सी कंट्रीज इंटरफेयर कर रही हैं, उसकी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है चाइना इज द मोस्ट एक्टिव कंट्री जो कैनेडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करती है, और इंडिया इज ऑन द सेकंड पोजीशन। राइट, तो इंडिया और चाइना दोनों को ही ये एलिज किया गया है कि वो कैनेडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी एलिज किया है कि इंडिया ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कैनेडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और वो इसको कर रही है, इस तरीके इस इंटरफेरेंस को कंटिन्यू कर पा रही है through the use of diplomats and proxies. Proxies in the sense which are the non-governmental organizations या non-state actors जो आपको कनाडा के अंदर फंक्शन करते हुए दिख जाते हैं, which are in support of India. But इंडिया ने इसे पूरी तरीके से नकार दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। इससे पहले कि इंडिया की पोजीशनिंग पर हम जाएं, हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन है क्या। फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन या एफआईसी को एस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 2023 में। क्यों किया गया था? जिससे वो इन्वेस्टिगेट कर सके और एड्रेस कर सके उन इश्यूज को जो फॉरेन इंटरफेरेंस शोकेस करते हैं फेडरल इलेक्शंस के अंदर। मतलब जो कैनेडियन इलेक्शंस के अंदर आपको फॉरेन इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, उसको एड्रेस और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाई गई थी। इस कमीशन को लीड कर रही हैं जस्टिस मैरी जोस होग। ये एफआईसी ने ये भी एग्जामिन किया है कि ये इंटरफेरेंस जो हो रही है, सबसे ज्यादा इसमें जो डोमिनेंट कंट्रीज और चाइना एंड इंडिया है, जैसा मैंने आपको बताया, जो डिसइंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन कर रही हैं डायस्पोरा कम्युनिटी का, और डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है विद इन कनाडा, जिससे कैनेडियन इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर किया जा सके और एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सके विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कनाडा अकॉर्डिंग टू फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन। लेकिन इन डिप्लोमेटिक टेंशंस की शुरुआत कहां से हुई? ये ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार कनाडा ने इंडिया को किसी चीज के लिए एक्यूज किया है। जो रिलेशंस आपको बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिखे थे, वो 2023 सितंबर से बिगड़ते हुए दिखे, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को एक्यूज किया था या एलिज किया था कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंसेस हैं। मतलब बेसिकली इट्स मोर अबाउट कि अगर आप उनके पास क्रेडिबल एविडेंसेस होते या फिर हमें वो कुछ चीज प्रेजेंट करते जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट दिखता, तो इंडिया वुड हैव वर्कड अपॉन इट। लेकिन उन्होंने क्रेडिबल एविडेंसेस की जगह बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। मतलब उन पता नहीं एलिगेशंस, क्रेडिबल एलिगेशंस, ये पहली बार सुनने में आया था डिप्लोमेटिक टर्म में, जिसमें वो इंडिया को इन्वॉल्वमेंट को बता रहे थे कि इंडिया हैज बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। इनको जून 2023 के अंदर गुरुद्वारा के बाहर गोली मार दी गई थी, इनको शॉट डेड कर दिया गया था, जिसमें यह बोला गया कि इसके अंदर डायरेक्टली इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये खालिस्तानी टेररिस्ट है और इंडिया को इनसे अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर खतरा दिखता है। इंडिया ने इस एलिगेशन को पूरी तरीके से नकार दिया और इंडिया ने बोला कि ये जो क्लेम आप कर रहे हो ये एब्सर्ड हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मतलब ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है उसका सस्टेन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऊपर से जो एनडीपी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह जग्गी की, राइट, वो भी इनका साथ छोड़ चुकी है। अकॉर्डिंग टू सर्वे ओनली 23% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रूडो को सेलेक्ट कर रही है, मतलब बेसिकली उस पर ट्रस्ट कर रही है। दूसरी चीज, अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में आपको ये भी देखने को मिल गया कि ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ गया, उसके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके सपोर्ट में नहीं थे। तो इंडिया का ये कहना था कि सारे क्लेम्स, एक तो कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, दूसरी चीज ये एब्सर्ड क्लेम्स जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसकी वजह से दोनों नेशंस ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। एक डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट हो गई थी और दोनों ही कंट्रीज के बीच में आपको रिलेशंस खराब होते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अलावा
और भी कंट्रीज हैं जिनको कनाडा ने एलिज किया है जो डायरेक्टली आपको कैनेडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करती हुई दिख जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना तो सबसे ऊपर ही है। उसके अलावा रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो फॉरेन इंटरफेरेंस के थ्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं, पोज कर रहे हैं कनाडा के लिए। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा इस चीज में, ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनको आप नॉन वेस्टर्न या एंटी वेस्टर्न कह सकते हैं। रशिया, पाकिस्तान, ईरान एज वेल एज चाइना, इन्हें डेफिनेटली आप आज की डेट में एंटी वेस्टर्न कह सकते हैं। वही बची बात इंडिया की, दैट इज कंप्लीटली नॉन वेस्टर्न, मतलब हम नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पे भी काम करते हैं, वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न, उनके साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा। और ये एफआईसी भी एक ऐसा नैरेटिव नजर दिखाती है कि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जो भी कंट्री यूएस के अगेंस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो इंटरफेयर कर रही है इनटू दी कैनेडियन अफेयर्स। ये अगेन एक बोगस रिपोर्ट है जिसमें पूरी तरीके से आपको वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आते हैं, और ये बात आप केवल कंट्रीज के नाम से देखकर ही पहचान सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट का इंप्लीकेशन देखा जाए बायलैटरल रिलेशन पर, तो सबसे पहला इंप्लीकेशन जो पड़ेगा वो पड़ेगा ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस पर। जो ऑनगोइंग टेंशंस हैं उनकी वजह से बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुका है, जिसकी वजह से दोनों इकोनॉमीज बुरी तरीके से इफेक्ट होती हुई दिखती हैं, एटलीस्ट कनाडा की नजर में। बट इंडिया आज की डेट में एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। किसका? ग्लोबल हॉटस्पॉट है ग्रोथ का। तो आज की डेट में इतनी बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी से अपना रिश्ता तोड़ना हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज वी हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस, और इतना ज्यादा भी हम कनाडा के ऊपर किसी तरीके से इकोनॉमिकली डिपेंड नहीं करते थे। लेकिन इसके लिए फ्यूचर में कनाडा काफी ज्यादा सफर कर सकता है, और कनाडा को समझने की जरूरत है कि जो पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में ये जो चीजें हो रही हैं, इनको दूर करके थोड़ा सा लॉजिकल स्टेप लेने की जरूरत है, और इंडिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री व्हिच हैज नेवर अलाउड टू anyone else to question its sovereignty and territorial integrity। और आप इतनी दूर बैठ के राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर सवाल उठाते रहेंगे, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसके लिए कोई रिटेलिएशन ना करें या कुछ रिवर्ट बैक ना करें, तो वो शायद आपका नाइवनेस है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप पूरी तरीके से जानबूझकर ये शोकेस करना चाह रहे हैं कि आपका उन प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स को पुश करने में कोई रोल नहीं है, जबकि ये सीधा सीधा दिखता है वो प्रो गवर्नमेंट पूरी तरीके से, जो वहाँ की सरकार थी वो आपको प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज करती हुई दिख जा रही थी। इवेंचुअली उन्हें ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिगड़ने की वजह से रिलेशंस खराब हो जाएंगे, बट इंडिया हैज सो मेनी अदर ऑप्शंस। जो दिक्कत होने वाली है वो कनाडा को ही होने वाली है, बिकॉज इन फ्यूचर इंडिया के साथ एंगेज करना बाकी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आवर कंजम्पशन कैपेसिटी, ऊपर से जो परचेसिंग पावर और परचेसिंग कैपेसिटी इंडिया की बढ़ती जा रही है, ये भी आने वाले समय में बाकी कंट्रीज के लिए एक इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बन सकता है। इमिग्रेशन पॉलिसीज हमारे लिए इशू क्रिएट करने वाली हैं डेफिनेटली। ये जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं इसकी वजह से स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जिससे दोनों ही सिटीजन्स को आपको, दोनों ही कंट्री के सिटीजन्स को आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, उन पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। इंडियन डायस्पोरा आज की डेट में काफी ज्यादा आपको कनाडा के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर टूरिज्म की बात की जाए तो कनाडा से भारत के अंदर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे। इसका मतलब इमिग्रेशन पॉलिसीज के स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन में डिप्लोमेटिक चैलेंजेस जो बने हैं उसकी वजह से आपको सिक्योरिटी कोऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अदर देन दैट, एजुकेशनल एक्सचेंज आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा एक मेजर डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर ये रिलेशन ऐसे ही खराब रहते हैं तो जो एजुकेशनल और कल्चरल टाइज हैं उन पर भी आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। जैसा हमें पता है कि कनाडा हैज बीन अ मेजर सोर्स जहां लोग जाने की कोशिश करते हैं कनाडा की तरफ, बहुत सारे इंडियंस अट्रैक्टेड हैं, लेकिन अब और मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है उसमें थोड़ा सा शायद आपको इशू देखने को मिल जाए। अगर पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात की जाए तो ये जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट है ये पॉलिटिकल अलायंसेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जो हम कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो ग्लोबल टेररिज्म की बात हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो फ्रीडम इन नेविगेशन की बात हो, फ्रीडम इन नेविगेशन इंटरनेशनल वाटर्स, ये सारे वो पॉइंट हैं जहां हम एक साथ खड़े हुए दिखते हैं, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इंडिया और कनाडा के। लेकिन अगर ऐसे ही डिप्लोमेटिक फॉल आउट कंटिन्यू रहा और ऐसे ही एलिगेशंस लगाए गए तो इंटरनेशनल स्टेजेस पे भी कोलैबोरेट करना थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज देखो, सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है लोग।
अगर सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कोई देश आपकी अखंडता की इज्जत नहीं कर सकता, आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की इज्जत नहीं कर सकता, तो उस देश के साथ इससे बेटर है कि आप डिप्लोमेटिक फॉल आउट में ही रहो। इसलिए कनाडा को भी समझने की जरूरत है कि अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के लिए, अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन खराब ना करें। हम वैसे भी एक अनबायस्ड रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, एक न्यूट्रल रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। किसी का साइड लेना हम पसंद नहीं करते। हम अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करें, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करो, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करे बिना, हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट करे बिना। कल्चरल रिलेशंस में भी आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कल्चरल एक्सचेंजेस जो हैं वो भी इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे, और जो वेलबींग है इंडियन डायस्पोरा का कनाडा के अंदर, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए दिखते हैं। अब क्या करना चाहिए हमें अगर इन रिलेशंस को बेटर करना है, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? सबसे पहले डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाओ, हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स को शुरू करना चाहिए कनाडा के साथ, जिससे जो स्ट्रेन आया है रिलेशंस के अंदर, इसे रिजॉल्व किया जा सके, और एटलीस्ट एड्रेस तो करो, बातचीत करने पर तो पहुंचो। पहले रियलाइजेशन होगी, उसके बाद रिजोल्यूशन होगा। अभी रियलाइजेशन वाली स्टेज पे भी नहीं आए हैं कि हमें डिप्लोमेटिक टॉक्स की तरफ मूव करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द एंड ऑफ कनाडा। वो कंटिन्यूसली ऐसे रिपोर्ट्स और ऐसे एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाते रहेंगे, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि हम भी डिप्लोमेटिक टॉक्स या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की तरफ बढ़ पाए। लेकिन कोशिश हमें इसी डायरेक्शन में करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखना है, जिससे किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सके और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प की जा सके। जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कंट्रीज के बीच में, इसे भी कम किया जा सके। म्यूचुअल कोऑपरेशन की तरफ मूव करना चाहिए। जितने भी हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले पॉइंट हैं, चाहे वो ट्रेड हो जाए, एजुकेशन हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, उसके अलावा मैंने आपको क्लाइमेट चेंज बताया, उसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म बताया, साइबर सिक्योरिटी बताया, अदर देन दैट रूल बेस्ड ऑर्डर बताया। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि इन पे अगर आप एंगेज करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट को सामने रखो और उनके बेसिस पे एंगेज करना शुरू करो, तो शायद विद टाइम आपको रिलेशनशिप वापस से नॉर्मलाइज होते हुए दिख सकते हैं। लीगल और पॉलिटिकल चैनल्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से अनफाउंडेड एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंडिया को मिले, तो पहली चीज, या तो आप सामने वाले से पूछो कि यार एविडेंसेस दे। अगर तेरे पास एविडेंसेस हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली उस चीज पे इंक्वायर करने के लिए तैयार हूँ। यही हमारी गवर्नमेंट का भी स्टैंड है। लेकिन 1.5 साल हो चुका है, अब तक किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस भारत के सामने नहीं आया है, और यही चीज जस्टिन ट्रूडो फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने कोई एविडेंस इंडिया को प्रोवाइड नहीं कराया है। दीज वर ज्यादा क्रेडिबल एलिगेशंस, जो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल भी है, और उनके इंटेंशन पर भी सवाल उठाता है कि आखिर ये सारी चीजें की क्यों गई। कंक्लूजन में इस तरीके से कर सकते हैं कि देखो, दोनों का इंपॉर्टेंस तो बहुत है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों एक मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव में फंक्शन करती हैं, मल्टी लिंगुअल पर्सपेक्टिव में फंक्शन करती हैं। आसान भाषा में इंग्लिश, फ्रेंच और पंजाबी, ये आपको मेजर लैंग्वेज देखने को मिल रही है कनाडा की, तो मतलब आपको मल्टीपल एथनिसिटीज वहां देखने को मिल जा रही हैं, और इंडिया को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें जो डीप रूटेड हमारा इकोनॉमिक, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, उनको मेंटेन करने की जरूरत है, और इसलिए कनाडा और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इसलिए वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स द पॉजिटिव डिप्लोमेसी, हर तरीके से, किसी भी तरीके से जो रिलेशन बेटर किए जा सकते हैं, उस तरह फंक्शन करने की जरूरत है। इन डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह से दोनों कंट्रीज का जो पोटेंशियल है चैलेंजेस को नेविगेट करने का, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू, म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। इसलिए इन तीनों ही चीजों पर हमें फंक्शन करने की जरूरत है, चाहे वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो, या म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, जैसा मैंने आपको वे में बताया था। अब प्रोएक्टिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए रेदर देन रिएक्टिव। रिएक्टिव से ज्यादा हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है कि किस तरीके से इन रिलेशंस को बेटर किया जा सके, किस तरीके से हम लाइक माइंडेड चीजों के ऊपर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सके, जिससे हम लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप पर फोकस कर पाएं, और आने वाले लंबे समय के लिए दोनों डेमोक्रेसीज एक दूसरे के साथ एंगेज करें और फ्लरिश करना कंटिन्यू रखें, जिससे दोनों देशों को भी फायदा हो और उनमें रहने वाले सिटीजन्स को भी फायदा हो। स्पेशली जो आपको कनाडा में जाते हुए इंडियंस दिखते हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी आप सेफ गार्ड कर पाओगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। आई गेस आप समझ चुके होंगे इस टॉपिक को अच्छे से। ये एक और इशू जो है कनाडा के साथ, ऐसी ही टॉपिक्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस की हर बारीकी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई आईआर की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है और फिर भी आपको आईआर में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल एरेना में जियोपॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।